नमस्कार साथियों, आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत हम जानेंगे सेक्शन नंबर 130 को, जिसमें अनुयोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम को बताया गया है। और देखिए सेक्शन नंबर 3 जो है वो भी अनुयोज्य दावे के बारे में बात करता है। तो आइए जरा जानें कि अनुयोज्य दावा क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्शनेबल क्लेम की। एक्शनेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावा। टीपी में सेक्शन नंबर 130 में और उसके अलावा सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत हम अनुयोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम जो है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे सभी दावे जिन पर जो है दीवानी मुकदमा चल सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ऐसे सभी दावे जिन पर क्या होता है, दीवानी मुकदमा यानी कि सिविल केस जो है वो चल सकता है, उसे हमें जो है वो क्या कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। अब देखिए दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है जंगम यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है स्थावर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी जो है भूमि से जड़ी हुई है, भूमि से लगी हुई है, ऐसी संपत्ति को हम लोग बोलते हैं स्थावर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के ऋण यानी कि इस प्रकार के ऋण जो कि ऐसे ऋण जिसके अंतर्गत क्या होती है कि स्थावर संपत्ति के बंधक होते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सभी ऋण जो कि स्थावर संपत्ति के बंधक होंगे या फिर चल संपत्ति जो होती है उसके गिरवी होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो जो है प्रतिभूति ऋण जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि जो है स्थावर संपत्ति जो होती है, तो स्थावर संपत्ति के ऐसे ऋण जो कि स्थावर संपत्ति के बंधक होते हैं, या फिर हम लोग ये देखें कि जो चल संपत्ति के गिरवी होते हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि अनुयोज्य दावे जो होते हैं उसके अंतर्गत किसी भी जंगम संपत्ति जो होती है या जो चल संपत्ति होती है उसके अंतर्गत जो लाभप्रद हित होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जबकि जब बशर्ते यहाँ पर ये बात होती है कि वो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में ना हो, यानी कि ऐसी वस्तु का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसे किसी ऋण के अंतर्गत लाभप्रद हित जो है वो हो सकता है, सम्मिश्रित हित हो सकता है, मिक्स हित जो है वो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऐसी जो संपत्ति होती है जिसके अंतर्गत जो है प्रतिभू जो है वो नहीं होता। अब देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए ए जो है, ए ने बी से, देखिए ए जो है वो क्या करता है, बी जो है ए बी से जो है 1,00,000 रुपए जो है, ए बी से 1,00,000 रुपए जो है वो क्या करता है, ऋण लेता है, और वचन पत्र पर लिख के जो है वो क्या करता है, ऋण लेता है। ए बी से वचन पत्र पर लिखकर जो है वो क्या करता है, ऋण लेता है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है उसका ए के प्रति क्या हो जाएगा, एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। तो बी जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, ए के प्रति एक्शनेबल क्लेम जो है वो कर सकता है, यानी कि अनुयोज्य दावा जो है वो यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, यानी कि बी जो है वो ए से क्या कर सकता है, अनुयोज्य दावा जो है वो कर सकता है। अब मान लीजिए इसी के अंतर्गत अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ए ने बी से 1,00,000 रुपीज जो है वो लिए, 1,00,000 रुपए जो है वो उससे लेता है, और यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी जो है संपत्ति को यानी कि किसी अचल संपत्ति को बंधक बना के लेता है। ये क्या करता है, किसी भी अचल संपत्ति जो होती है उसको बंधक यानी कि मोर्गेज बनाकर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का जो है इसके प्रति अनुयोज्य दावा यानी कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो नहीं माना जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो एक्शनेबल क्लेम जो है वो नहीं माना जाता है। अब अगर मान लीजिए दूसरी इसके अलावा एक और कंडीशन है कि यदि मान लीजिए ए जो है, ए ने बी से जो है वो 1,00,000 रुपए का जो है वो ऋण लिया,
लेकिन यहाँ पर क्या था कि इसने कुछ सोना गिरवी करके, मान लीजिए 100 ग्राम सोना या गिरवी करके जो है उससे क्या किया, ऋण जो है वो लिया। तो इसने मान लीजिए कोई 10 ग्राम सोना या 100 ग्राम सोना, कुछ भी गोल्ड वगैरह या कोई भी चीज़ जो है गिरवी रख के जो इससे लिया। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, इसने गिरवी रख के जो है इससे ऋण लिया है, तो उस कंडीशन में बी का जो है ए के प्रति एक्शनेबल क्लेम जो है वो नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है एक्शनेबल क्लेम जो है उसकी परिभाषा के अंतर्गत जो है वो नहीं आएगा। ये जो है वो एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत जो है, एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत जो होते हैं कि ऐसी जंगम संपत्ति जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का फ़ायदा जो है वो नहीं होता, तो यानी कि कोई भी फ़ायदेमंद हित होता है, उसमें किसी भी संपत्ति का कब्जा जो है वो नहीं होना चाहिए, तब तो यहाँ पर क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। लेकिन अगर संपत्ति का कब्जा होता है तो एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंतर्गत जो अचल संपत्ति होती है उसके प्रतिभूतियों द्वारा, किसी अचल संपत्ति जो होती है उसके बंधक के द्वारा प्रतिभूति इसमें शामिल होती है, और उसके अलावा अन्य प्रकार के जो ऋण होते हैं उसके भी अनुयोज्य दावे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें जो है वो अनुयोज्य दावा नहीं है उसको हम समझते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो देखिए, अनुयोज्य दावा नहीं होता। तो देखिए एक्शनेबल क्लेम क्या क्या नहीं होता। एक तो अपन देखते हैं कि संविदा भंग करने का क्षतिपूर्ति का अधिकार एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। उसके अलावा कॉपीराइट का जो अधिकार होता है वो भी एक्शनेबल क्लेम जो है वो नहीं होता। उसके अलावा सह अंशधारी द्वारा प्राप्त फायदा या बेनिफिट जो है वो भी एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत जो है यहाँ पे नहीं आता। उसके अलावा देखिए और क्या क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता। ऋण वसूलने के लिए कोर्ट द्वारा जो डिक्री होती है वो भी एक्शनेबल क्लेम जो है वो नहीं आती। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंतःकालीन लाभ जो होते हैं ये भी जो है वो एक्शनेबल क्लेम जो है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, एक्शनेबल क्लेम जो है उसके अंतर्गत जो है वो नहीं आती है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं। अब अनुयोज्य दावे के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे जीवन बीमा कंपनी है, तो जीवन बीमा कंपनी के अंतर्गत जो है अधिकार प्राप्त करने का अधिकार जो है वो अनुयोज्य दावा है। उसके अलावा किसी भी संविदा यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन से जो भी लाभ मिलेगा वो क्या है, अनुयोज्य दावा है। उसके अलावा जो है किसी भी माल विक्रय करने के लिए जो भी लाभ मिलता है या फिर उसके लाभ के प्रति जो दावा होगा वो भी क्या है, यहाँ पे अनुयोज्य दावा होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावा क्या है और इसके क्या क्या प्रोविज़न है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक्शनेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावे को समझा। फिर मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।